मैं विकास सिंह चंद्रा आईएएस के प्लेटफॉर्म पे सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, नमन, वंदनीय अभिनंदन करता हूं। सारे लोग दीर्घायु हों, यशस्वी हों, हर्षित रहें, खिलखिलाते रहें और मुस्कुराते रहें। बेटा, आज हम लोग इतिहास के एक ऐसे महान व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे कि जिसके बारे में हमें जानना बहुत ही नितांत आवश्यक है, क्योंकि ये हमारे इतिहास के वो स्वर्णिम पन्ने हैं जिससे अगर हम रूबरू नहीं होंगे तो हम शायद अपने आगे वाली पीढ़ी को ये कभी अवगत ही नहीं करा पाएंगे कि हमारे इतिहास के पन्नों में कुछ ऐसी महान हस्तियों का जन्म हुआ जिसने पूरे साम्राज्य को गौरवान्वित किया और जिनका इतिहास देखा जाए तो हमेशा स्वर्णिम अक्षरों से विजित रहेगा। तो स्वान की सिर हो चरण को चाटता है, भौंकले क्या वो सिंह को डांटता है, रोटियां खाई कि साहस खो चुका है, प्राण हो पर वो प्राण से जा चुका है। बेटा, साहस की अगर बात हो तो शिवाजी का नाम और महाराणा प्रताप जी का नाम सबसे ऊपर आता है। तो आज हम लोग बात करेंगे शिवाजी के बारे में। तो शिवाजी के बारे में बात करने से पहले हम लोग शिवाजी के थोड़ा सा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं। तो बेटा, जब शिवाजी के जो पिता थे उनका नाम था शाहजी भोसले। बेटा, ये तुम्हारे जो शाहजी भोसले थे ये बीजापुर का जो शासक था आदिल शाह, बीजापुर का जो शासक था आदिल शाह इसके दरबार में एक अच्छे पोस्ट पे आसीन थे और अच्छे पोस्ट पे थे। तो बेटा, शिवाजी के व्यक्तित्व में इनका पिता का बहुत ज्यादा रोल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि ये अपने कार्य क्षेत्र पे ज्यादातर होते थे। घर पे जो होते थे वो उनमें मेन रोल पहले कौन आता है? जीजाबाई। जीजाबाई बचपन से ही अपने बालक को रामायण की, महाभारत की और गीता की और जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उसकी जो है शिक्षा देती रहती थी। किस तरीके से कैसे क्या होता है, गीता और महाभारत, रामायण सब कहा जाता है कि इनको कंठस्थ थी। तो इसकी प्राइमरी, वैसे भी माता को सबसे पहला किसी भी बालक का प्रथम अध्यापक बोलते हैं, और प्रथम अध्यापिका के रूप में जो जीजाबाई ने काम किया वो क्या है? एक प्रेरणा स्रोत है सभी महिलाओं के लिए, क्योंकि इन्होंने एक तो इतने महान, अब मैं बताऊं तो 1630 ईस्वी में आपके शिवनेर किले में शिवाजी का जन्म होता है। जीजाबाई से 1630 ईस्वी में शिवनेर किले में शिवाजी का जन्म होता है। और ये जीजाबाई, मैंने बताया कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था जीजाबाई के अंडर गाइडेंस में होती है, जिन्होंने इनको पूरे पौराणिक और ग्रंथों की, रामायण, महाभारत, गीता और धार्मिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा देने का जो कार्य है वो जीजाबाई द्वारा किया गया। उसके बाद इनके राजनीतिक गुरु अगर बोले, राजनीतिक गुरु और संरक्षक की बात करें तो दादा कोंडदेव। दादा कोंडदेव का भी बहुत व्यापक प्रभाव है इनके पर्सनालिटी पर, जिन्होंने इनको अस्त्र शस्त्र की शिक्षा, स्वावलंबन की इच्छा और आत्म सम्मान की शिक्षा और अपने सरजमी के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने की शिक्षा, और किसी भी भारत में जन्म लेने के बाद किस तरीके से अपनी जमी से, अपनी गुलिस्ता से प्रेम होता है, उस सरजमी के लिए अपने प्राण गंवाने तक की शिक्षा जो लेते हैं, ये सारी अस्त्र शस्त्र की शिक्षाओं किससे लेते हैं? दादा कोंडदेव से लेते हैं। लेकिन दादा कोंडदेव क्या सोचते थे कि ये भी अपने पिता के समान रात में जाके क्या करेगा कि बीजापुर में एक अच्छे पोस्ट पे आसीन होगा। और जब इसके दादा कोंडदेव इंस्पायर करते हैं, उसके बाद जो विधि का विधान होता है वो क्या होता है, वो तो अभी आगे सिनेरियो क्लियर होगा। तो बेटा, शिवाजी जब बड़े होते हैं तो ज्यादातर लोग जो उनके आसपास के लोग थे वो बीजापुर में एक मुगल के यहाँ, आदिल शाह के यहाँ जॉब करते थे। तो इनको ये लगता था कि मेरे पिता जॉब करते हैं। तो एक बार इन्होंने अपनी माँ से भी पूछा कि माँ, पिताजी कहाँ जॉब करते हैं? तो कहे कि वो मुगल दरबार में जॉब करते हैं। तो कहे मुगल दरबार, मुगल कौन थे? तो कहे मुगल वो थे जो 1526 में हमारे यहाँ पानीपत के फर्स्ट वार में यहाँ के जो है इब्राहिम लोदी को डिफीट करके फिर आए। तो कहे यानी कि वो विदेशी आक्रांता है? कहे हाँ, विदेशी आक्रांता है। तो कहे हम लोग कौन है? कहे हम लोग इंडिया के मूल निवासी हैं। तो कहे हम मूल निवासी हैं तो विदेशी आक्रांता के यहाँ क्यों जॉब करते हैं? कहे बेटा, ये इसलिए जॉब करते हैं क्योंकि विदेशी आक्रांताओं ने हमारी सरजमी को कब्जा कर लिया है। अब उन्हीं लोगों का वर्चस्व है और ये समय की परिस्थितियों की मांग है कि अगर हमें सरवाइव करना है तो उनके पास हमें अपनी सेवा देनी होगी। तो ये बात शिवाजी को बहुत
खड़कती है और फिर सारे किसानों को और सारे लोगों को विजिट करते हैं और देखते हैं कि उनके अंदर एक अदम्य साहस और क्षमता थी। लेकिन क्या था कि संगठन का कोई नेतृत्वकर्ता अगर ना हो, संगठन में नेतृत्वकर्ता का बहुत ज्यादा रोल आ जाता है। जब तक नेतृत्व नहीं मिलता, कितनी भी शक्तियां हों, मल्टीपल डायरेक्शन में लगी रहेंगी और उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो जब नेतृत्वकर्ता का रोल ये होता है, आप जब सरदारों में जाएं तो पूरा सिख साम्राज्य 12 मिसल्स में डिवाइड था, सरदारों की कोई शक्ति सब विछिन्न पड़ी थी। लेकिन सुकरचकिया मिसल्स के महाराजा रणजीत सिंह के नेतृत्व में जब पूरा पंजाब एक मुट्ठी में बनता है, तो जब तक महाराजा रणजीत सिंह जिंदा थे तब तक अंग्रेज सबको हरा दिए थे, लेकिन सतलज नदी पार करने की हिमाकत उनकी नहीं हुई। तो ये होती है नेतृत्व की क्षमता, और शिवाजी ने उन किसानों को नेतृत्व दिया और नेतृत्व देने के बाद उन्होंने मराठा साम्राज्य, तो देखा जाए तो आज का जो महाराष्ट्र है इस तरफ थोड़ा सा, यहाँ शिवाजी और उनके सामने उनका प्रतिद्वंदी जो बीजापुर था वो सामने। तो बीजापुर और शिवाजी में बड़ी प्रतिस्पर्धा रहती थी किसी तरीके से, कि मतलब शिवाजी के शुरू से ही लेकर बीजापुर से जो व्यवहार थे वो बहुत तल्ख थे और इनका सामना होता रहता है। तो शिवाजी सबसे पहले, अब शिवाजी के क्या चाहिए, सबसे पहले कैपिटल चाहिए, आर्मी चाहिए और एक ऐसा इन्वायरमेंट चाहिए जिसमें कम सैनिकों को मैक्सिमम जो है मिनिमम इनपुट देकर मैक्सिमम आउटपुट लिया जा सके। तो ये इसलिए छापा मार पद्धति स्टार्ट करते हैं, छापा मार युद्ध पद्धति। क्यों सिस्टम छापा मार युद्ध क्यों करते हैं? क्योंकि उस समय इनकी आर्मी मुगलों की आर्मी के खिलाफ समतुल्य अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं थी, पर इन्होंने देखा कि हम सारे लोग संगठन में अगर कुछ ऐसी तकनीकी से काम करते हैं जिससे सबसे पहले हमारे पास क्या है, कैपिटल आए, बहुत सारे फोर्ट आए, किले को जीते, और तो हम अपने साम्राज्य को धीरे धीरे व्यवस्थित करेंगे। और अभी एक पल्लवित शाखा है, पल्लवित वृक्ष है, और एक दिन ये शाखाएं बरगद के समान जटाधारी होंगी। और आप देखेंगे कि जब ब्रिटिशर्स आते हैं तो उस समय तक, यानी अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण तक अगर देखा जाए तो उसके पहले पूरा मराठा साम्राज्य सबको डिफीट कर चुका था, पूरा मराठा साम्राज्य का वर्चस्व लगभग पूरे भारत पे आ गया था। और हिंदू शासक की अगर पुनर्स्थापना की भी बात करें तो उसको शिवाजी कहते हैं। और अगर नेवी का स्थापना बोले किसने इंडिया में सबसे पहले किया तो उसको भी शिवाजी जैसे महान व्यक्तित्व को कहते हैं। अब शिवाजी की बातें चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो बेटा शिवाजी सबसे पहले क्या करते हैं कि सिंहगढ़ का किला जीतते हैं। सिंहगढ़ का एक किला होता है जिस पर वो अटैक करते हैं और छापामार पद्धति से उसे जीत लेते हैं। फिर दूसरा किला वो जीतते हैं, पुरंदर का किला जीत लेते हैं। और फिर वो क्या करते हैं कि अब ये दोनों किले जीत लिए, होता क्या है कि शिवाजी का जो वर्चस्व था वो बहुत तेजी से बढ़ रहा था। शिवाजी के वर्चस्व के बढ़ने से औरंगजेब भी परेशान था। औरंगजेब को आपको पता ही है कि इतना निर्दयी, निर्मम, क्रूअल शासक था जो अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले में बंद कर देता है। कहता यहीं से देखो ताजमहल, लो आंखें यहीं टकटका के देखो, पूरी जिंदगी का जो पैसा था तुमने लगा के इधर लाल किला और कहीं ताजमहल बनवा दिए। जो अपने बड़े भाई दारा सिकोह का गला काट के अपने पिता को गिफ्ट में भेजता है, ऐसा क्रूअल, इतना अत्याचारी। और सबसे देखा जाए तो सबसे ज्यादा विजित क्षेत्र किसका रहा तो औरंगजेब का रहा। तो औरंगजेब उस समय मुगल में आ चुका होता है और जब इनका वर्चस्व बढ़ने लगता है तो औरंगजेब को बातें खटकने लगती हैं। और लास्ट में जब औरंगजेब को मरने के 20 साल पहले तक का पूरा समय उसे दक्षिण में देना पड़ा, शिवाजी के लिए ही देना पड़ा। यहाँ तक वो कहता था दक्षिण का चूहा मुझे बहुत परेशान कर रहा है, पर चूहा नहीं, ये शेर थे जो उनको भी बहुत बुरे तरीके से परेशान किए थे। तो सिंहगढ़ का फिर होता क्या है, 1664 में ये क्या करते हैं, गुजरात सूरत को लूटते हैं। और कहा जाता है कि लगभग इसमें इनको 1 करोड़ की संपत्ति हाथ लगी। 1 करोड़ की संपत्ति, आज का नहीं उस समय का 1 करोड़ की संपत्ति आज समझ सकते हो कितनी ज्यादा वैल्यूएबल रही होगी। तो 1 करोड़ की जब संपत्ति हाथ लगती है तो पूरे मुगल में क्या खलबली मच जाती है, पूरा मुगल खलबली। तो मैंने कहा कि शुरू से ही इनका बीजापुर से संबंध अच्छे नहीं थे। तो फिर इन्हें आदिल शाह भेजता है, एक अपने खास वजीर को भेजता है जिसका नाम होता है अफजल खान। अफजल खान, ये युद्ध बहुत सारी स्टोरियों में और आप लोगों ने देखा होगा। अफजल खान क्या होता है कि बेटा रुस्तम की शरीर थी। कहा जाता है कि वो 8 फुट और निर्दयता के लिए बहुत फेमस था, अपनी क्रूअल
शक्तियों के लिए बड़ा फेमस था कि वो बड़ा निर्दयी और जिससे कभी रुस्तम की शरीर थी कभी पराजित ही नहीं हुआ। और वो लगभग 7.5 फुट का शरीर लिए शिवाजी को सोचता है कि किस तरीके से मारे, तो पूरी 10,000 की सेना लेकर आता है, पर सोचता है शिवाजी को ऐसे कहीं शॉर्टकट में निपटा देते हैं। उसको ये नहीं पता था कि शिवाजी के अंदर 2 पर्सनालिटी थी, एक तो महाराणा प्रताप वाला अदम्य साहस और पराक्रमता थी, दूसरा चाणक्य जैसी बुद्धि भी थी। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के तब शिवाजी बन रहे थे। तो उसने शिवाजी को निमंत्रण भेजा कि हम आपसे अकेले में मिलना चाहते हैं। शिवाजी को बात लग जाता है दाल में कुछ काला है, दाल में तो जरूर कुछ काला है। शिवाजी कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, मैं भी मिलता हूँ। तो वो अपनी आर्मी शिवाजी लेकर जाते हैं और जंगलों में छुपा देते हैं जहां उनको मिलना होता है। और जब उसके पास अफजल खान के पास जाते हैं तो अफजल खान चूंकि बहुत भारी भरकम शरीर होता है, शिवाजी एक छोटे गठीले बदन वाले थोड़ा बहुत पराक्रमी रहे हैं 1-2 लोग। जैसे आपका मान लो बाबर 5 फुट 2 इंच का था, बाबर यही था 5 फुट 2 इंच का। अगर ऐसे देखा जाए तो शरीर में महाकाय शरीर थी राणा सांगा की, पर वो तो विधि का विधान थोड़ा सा गड़बड़ हुआ तो राणा सांगा हार गए थे खानवा के युद्ध में। तो लेकिन शिवाजी छोटे और गठीले बदन के बहुत ही संगठित शरीर थी उनकी। अफजल खान बहुत ही भारी भरकम शरीर वाला उनसे मिलता है और कहता है मेरा आलिंगन करने का आपसे बड़ा मन हो रहा है। तो शिवाजी को आलिंगन करता है और पीछे से वो कटारी निकाल के शिवाजी के पीठ में मार देता है। लेकिन शिवाजी को मैंने कहा पहले से आशंका थी, तो उन्होंने प्री प्लानिंग कर रखी थी कि अगर ऐसा होगा, शिवाजी के अंदर वो प्लान A, B, C लेकर चलते थे हमेशा कि ये प्लान फेल होगा तो B वाला अप्लाई करेंगे, B फेल होगा तो C वाला अप्लाई करेंगे। ये नहीं कि अगर ये फेल तो फेल। तो वो मारता है पर शिवाजी के पीठ पे लगता है और पीठ पे वो पहले से एक आयरन का कपड़ा पहने होते हैं जिससे उनके कहीं भेदता नहीं है। और शिवाजी फिर अपने हाथों में बगनखा निकालते हैं और बगनखा निकालते हुए उसका पेट फाड़ देते हैं, जिससे उससे लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टोमक और लीवर सब कुछ बाहर आ जाता है। और आने के बाद उसके वो भयानक तरीके से नरमुंड की मालाओं को काटते हुए इधर उधर पूरी सेनाओं में उथली पुथल मचा देते हैं और रक्त रंजित तलवार लेकर चारों दिशाओं में वो चारों तरफ से मुगल भयभीत होकर भागने लगते हैं। और इस मंजर को देखकर मुगल और ज्यादा परेशान, बहुत ही परेशान। तो उस समय एक राजा थे जय सिंह, आमेर के राजा जय सिंह। ये जय सिंह भाई साहब वही हैं जिनके यहाँ दरबारी कवि हुआ करते थे, सतसैया के दोहरी जो नाविक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। तो राजा जो जय सिंह थे इनके यहाँ दरबारी कवि वही जय सिंह है जिनके यहाँ दरबारी कवि बिहारी हुआ करते थे। इनको भेजा जाता है शिवाजी से लड़ने के लिए। हाँ, इस युद्ध में शिवाजी राजा जय सिंह से पराजित होते हैं और इनके जय सिंह में और शिवाजी में एक संधि होती है जिस संधि को बोलते हैं पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि किसके किसके बीच में हुई? राजा जय सिंह के बीच में और शिवाजी के। और शिवाजी के जब इसमें संधि होती है बेटा, तो सबसे मेन चीज क्या होता है कि शिवाजी उस समय तक 35 किला जीत चुके थे, जिसमें से 23 किला उनको समझौते के तौर पे मुगल को वापस करना पड़ता है। यानी कि 35 किला जो शिवाजी ने विजिट किया था उसमें से 23 किला उन्होंने वापस कर दिया। उसके बाद इनको कहता है जय सिंह कि आप वहां चलिए औरंगजेब के दरबार में और आपको मनसबदारी के तहत एक बहुत बड़े पोस्ट पे बैठा दिया जाएगा। और शिवाजी वहां जाते हैं पर उनको अपने आत्मसम्मान के समतुल्य व्यवहार नहीं मिलता है और उनको ऐसे खड़ा कर दिया जाता है जिससे वो तुरंत वहां बहुत क्रोध में आते हैं और अकबर उनको तुरंत औरंगजेब उनको पकड़ के जेल में डाल देता है। लेकिन 1666 में वो अपने बर्थडे के दिन कहते हैं अपनी हूबहू आदमी को वहां बैठा कर और मिठाई का जो बेड़ा जिसमें बट रहा था उसी मिठाई के बेड़े में बैठकर वो बाहर आ जाते हैं और उसी फिर से और मतलब बैक कोई चीजें अगर मतलब एक बार डिफीट हुआ तो इनकी हिम्मत नहीं आ रही और 2 कदम पीछे, शेर के पीछे होने का मतलब पीछे नहीं और ऊर्जा के साथ आना है। और उसके बाद ये 1770 में फिर से सूरत को लूटते हैं और 1770 में लूटने के बाद इनका परचम पूरे क्षेत्र में फैलने लगता है। अंतोगत्वा ये क्या करते हैं कि 1679 इनके जो आध्यात्मिक गुरु थे, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे बेटा? तो आध्यात्मिक गुरु इनके थे, राजनीतिक गुरु तो दादा कोंडदेव थे, आध्यात्मिक गुरु इनके थे रामदास। अभी तक शिवाजी ने वो नहीं कराया था अपना राज्याभिषेक। तो 1679 में क्या होता है कि शिवाजी अपना राज्याभिषेक कराते हैं। तो एक होते हैं कवि गंग भट्ट, बहुत विद्वान, समय के प्रचंड विद्वान पंडित थे गंग भट्ट।
और इनके द्वारा अपना ये राज्याभिषेक कराते हैं। अब शिवाजी के पास देखो 2 लड़के थे, एक राजा राम और संभाजी। राजा राम और संभाजी। संभाजी उसी बीच में क्या होता है कि पिता से कुछ अनबन होती है और वो बाहर चले जाते हैं। और चूंकि शिवाजी का संभाजी से बड़ा लगाव था, बड़े आंतरिक हृदय से जुड़े हुए थे। ये कहानी कुछ ऐसे ही हो गई कि बाबर जब आया तो बाबर के 4 लड़के थे। पहला आपका हुमायूं, जो तो पता ही है, फिर कमरान, अस्करी और हिंदाल, तो 4 लड़के थे बाबर के। एक बार की घटना होती है कि बाबर का जो हुमायूं होता है उससे उसका ज्यादा स्नेह होता है, मतलब सारे बच्चों से होता है पर हुमायूं से बड़ा स्नेह होता है। उसे बड़ा बच्चा था, बड़ा लड़का था, स्नेह होता है। और हुमायूं बहुत गंभीर बीमार हो जाता है, बहुत ज्यादा। तो फिर वो कुरान पढ़ रहा होता है और वो अल्लाह से इबादत करता है कि किसी तरीके से आप मेरे बच्चे को ठीक कर दीजिए। मतलब ये बाबरनामा में बातें लिखी हुई हैं, तो आप मेरे बच्चे को ठीक कर दीजिए और इसके बदले आप मेरी जान ले लीजिए। और कहा जाता है कि उसी के बाद कुछ दिन बाद वो सही होने लगा और हुमायूं तत्पश्चात सही हो जाता है और बाबर 1530 में मर जाता है। तो इसी दुख में शिवाजी 1680 में मर जाते हैं। तो इस तरीके से 1630 में से लेकर 1680 के अति संक्षिप्त काल में एक मराठा साम्राज्य का मूल संस्थापक शिवाजी एक ऐसे जड़ रखेंगे जिसकी कहानी आगे चल के देखो क्या होती है। तो ये शिवाजी के बारे में आप लोग समझ गए। शिवाजी के पास अष्टप्रधान कवि थे, अष्टप्रधान मंत्रिमंडल होता था। और इस अष्टप्रधान मंत्रिमंडल में जो सबसे विशिष्ट पद होता था वो किसका होता था? तो वो पेशवा का होता था, यानी कि पेशवा को बहुत वैल्यू मिलती थी। लेकिन अभी पेशवा वास्तविक संस्थापक नहीं है। अभी क्या होगा कि शिवाजी के, मैंने बताया 2 पुत्र थे, अच्छा शिवाजी की पत्नी कितनी थी? 7 पत्नियां थी। 7 पत्नियों में उनकी एक पत्नी थी पुतली बाई। जब शिवाजी मरते हैं तो पुतली बाई जो होती है वो उनके शरीर के साथ क्या हो जाती है? सती हो जाती है। सती, देखो सती और जौहर में अंतर है। एक सती प्रथा जो जिसको किस बंद करवाया था? राजा राम मोहन राय, सती प्रथा थी। और एक क्या होता था? जौहर प्रथा। सती प्रथा क्या होती थी कि जब किसी भी स्त्री की पति की किसी बीमारी से या किसी कारणवश मृत्यु हो जाती थी तो वो स्त्री अपने पति के साथ मृत शैया पर अपने आत्म को समर्पित कर देती और आग में जल जाती थी। मतलब मृत शैया पर अपने मृत पति के शरीर के साथ जलने की जो सिस्टम था, ये क्या था? सती प्रथा था, जो बाद में थोड़ी इसमें कुरीतियां आती हैं और बहुत सारी महिलाएं नहीं जलना चाहती हैं पर उनको बाई फोर्स जलाया जाता है। खैर, राजा राम मोहन राय इसको बंद करवाने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट किए, बहुत प्रयास किए और लॉर्ड विलियम बेंटिंग इसको बंद भी कर देते हैं। लेकिन उनका व्यक्तिगत भी था, क्योंकि राजा राम मोहन राय के जो बड़े भाई थे उनकी प्राण चले जाते हैं और उनके भाभी को जबरन सारे लोग सती पर, मतलब विलिंगली नहीं अनविलिंगली तरीके से सती होने के लिए मजबूर किया जाता है। इसलिए राजा राम मोहन राय का इससे और ही ज्यादा अटैचमेंट हो गया था और ये सिस्टम भी बाद में गलत हो गया था। इसका बंद कराया लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। ठीक, जौहर प्रथा वो थी जो मेनली राजपूतों में, क्षत्रियों में, राजस्थान के उस नतमस्तक करने वाली सरजमी में थी, जिसमें जब मुगल या कोई विदेशी आक्रमण करता था तो जितने भी राजपुतानियां होती थी वो अपने पति को आलिंगन करके, उनको तिलक करके और कहते थे कि जाओ युद्ध भूमि में आप लड़े और लड़के जो दुश्मन है उसको परास्त करें, पराजित करें और हम लोग आपके वेलकम के लिए यहाँ खड़े हुए हैं। इन केस अगर किसी कारणवश कोई क्षत्रिय युद्ध में पराजित होता था तो उसके सारे योद्धा उसी युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते अपने प्राण त्याग देते थे और उनकी पत्नियां अपने आत्मत्व के रक्षा के लिए, अपने सतित्व के रक्षा के लिए और अपने पतित्व के रक्षा के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए, अपने गौरव के लिए एक बहुत बड़ा कुंड जलाया जाता था आग का, उसमें कूद कर वो अपने प्राण त्याग देती थी। तो ये महान प्रथा वहां थी जो राजपूतों में विद्यमान थी और बहुत बड़े बड़े लेवल पे जब अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है रत्न सिंह पे तो वहां आपको बहुत बड़े बाजी उसमें
उसमें भी एक जो मूवी थी उसमें बहुत बड़े लेवल पे दिखेगी। कौन सी मूवी थी? पद्मावत मूवी जो थी उसमें आपको बहुत अच्छे बड़े लेवल पे दिखेगा। तो अब होता क्या है, मैंने कहा शिवाजी जब मर जाते हैं तो शिवाजी के दो पुत्र होते हैं, राजा राम और इधर संभाजी। तो जैसा मैंने बताया कि शिवाजी के दो पुत्र होते हैं, एक राजा राम और एक दूसरा संभाजी। अब जब शिवाजी की मृत्यु के बाद क्या होता है कि राजा राम खट से क्या बन जाता है, मराठा साम्राज्य का हेड बन जाता है, लेकिन इसको संभाजी फिर मना करते हैं और अपने अंडर गाइडेंस में एक प्रकार से देखा जाए तो कैप्चर कर लेते हैं और संभाजी शासक बनते हैं। और कभी कलश जो इनका सबसे विश्वसनीय आदमी था, इसके द्वारा अपना राज्याभिषेक कराते हैं। लेकिन इसी बीच में औरंगजेब का एक लड़का होता है अकबर सेकंड, और वो अकबर सेकंड क्या करता है, अपने पिता से विद्रोह करता है और जिसको संरक्षण कौन दे देते हैं, संभाजी संरक्षण देते हैं, जिससे औरंगजेब बहुत आग बबूला होता है और वो अपनी पूरी सेना को भेजता है, जिससे संभाजी को और कवि कलश को पकड़ के मौत के घाट उतार दिया जाता है। अब जब ये मौत के घाट उतर जाते हैं तो अब शासक किसके संरक्षण में आ जाएगा, सतारा इनका राजधानी बनता है। और जो राजा राम होते हैं इनके अंडर गाइडेंस में पूरा मराठा साम्राज्य चलने लगता है। और उनके पत्नी का नाम था ताराबाई और इनका एक लड़का था शिवाजी सेकंड। तो मैंने कहा कि जब संभाजी की मृत्यु हो जाती है और तब उसके बाद राजा राम शासक बनता है और ये शासक प्रशासन चला ही रहा होता है, तभी राजा राम की मृत्यु हो जाती है। अब इसका ताराबाई द्वारा शासन, क्योंकि ये अभी अल्पवयस्क लड़का था शिवाजी सेकंड, 8-10 साल का लड़का था, तो पूरा शासन की बागडोर किसके बाद में आ जाती है, ताराबाई के पास। लेकिन जो संभाजी जब मरे थे तो उनका एक बेटा था जिसका नाम था साहूजी महाराज। और 1707 में जब अंग्रेज औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में, तो उसका जो सक्सीजर होता है उसके द्वारा साहूजी महाराज को रिलीज कर दिया जाता है, जो कि अभी तक मुगल संरक्षण में बंद थे। मतलब जो संभाजी थे उनका जो लड़का साहूजी महाराज थे ये मुगलों के कैद में थे और औरंगजेब की मृत्यु के बाद इनको छोड़ दिया जाता है और ये आते हैं और इनके बीच में, साहूजी महाराज के बीच में और ताराबाई के बीच में एक भयानक निर्णायक युद्ध होता है जिसमें साहूजी विजित होते हैं। और साहूजी जब विजित होते हैं तब इसके बाद की कहानी देखें, अब यहीं से कहानी बदलेगी। मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ, डेट सन ये सारी चीजें बाद में फैक्चुअल में बताऊंगा जिससे आप सारी चीजें करेंगे। अभी लर्निंग पॉइंट नहीं, एक स्टोरी बेसिस में तुम्हें सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर कराना चाहता हूँ क्या क्या हो रहा है। तो अब क्या होगा कि संभाजी के लड़के साहूजी क्या बनते हैं, शासक बनते हैं। और उस समय एक पद बहुत तेजी से उभर के आता है और वो था पेशवा का पद। पेशवा जो पद मैंने बताया अष्टप्रधान का जो निर्माण करता थे, वो कौन थे, वो तुम्हारे आपके शिवाजी ग्रेट मराठा थे। और पेशवा जो उसमें सबसे विशिष्ट अपना स्थान रखता था सारे मंत्रिमंडल में, ये पहला जो पेशवा हाईलाइट होता है उसका होता है नाम बालाजी विश्वनाथ। कई बार पूछा गया पहला पेशवा कौन था, तो बालाजी विश्वनाथ, जिसके पास कई सारे काम करता है, कई लोगों को डिफीट करता है और मराठा साम्राज्य को बढ़ाने में इसका अद्वितीय योगदान होता है। और ये साहू जी के नियंत्रण में और अपने शारीरिक और मानसिक बुद्धिमत्ता के बल पर मराठा साम्राज्य को एक अद्वितीय परचम तक लाने का जो कार्य करता है वो बालाजी विश्वनाथ करता है। और बालाजी विश्वनाथ के मरने के बाद इसका लड़का बाजीराव प्रथम वो क्या बनता है, पेशवा। तो पहला पेशवा ये हो गए और इसके बाद दूसरा पेशवा कौन बना, बाजीराव फर्स्ट। यही है बाजीराव बल्लाड़, यही है बाजीराव मस्तानी। ये बाजीराव फर्स्ट जिसने मुगल से लेकर तुम्हारे पुर्तगाल को कोई भी ऐसा शासक नहीं बचा जिसको इसने डिफीट ना किया हो।
इवन इसने मैसूर को और कई सारे जितने इर्द गिर्द थे। अच्छा, दो टैक्स प्रथा शिवाजी द्वारा लागू की गई थी। एक चौथ ये होता था कि टोटल उपज का 1/4 देना होता था जो मराठा साम्राज्य के पास में बाउंड्री बनाते थे। और ये चौथ इसलिए होता था कि हम आपके पास आक्रमण नहीं करेंगे, हम आपको मौत के घाट नहीं उतारेंगे और हम आपके ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे, तथा हम कोई अगर आक्रमण करता है तो आपको सुरक्षा मुहैया कराएंगे और इसके बदले वो आपके टोटल प्रोडक्शन का 1/4 ले लेते थे। तो मराठा की पहली बात। मराठा की जो द्वितीय बात होती थी वो लेते थे सर देश मुखी। ये जो शिवाजी के नियंत्रण में जो क्षेत्र आते थे उनसे वो टोटल उत्पादन का 1/10 लेते थे। ठीक, तो ये दो सिस्टम टैक्सेशन के थे, सरदेशमुखी और चौथ। चौथ जो होता था वो उनसे लिए जाते थे जो बफर स्टेट होते थे और उनसे 1/4 टोटल प्रोडक्शन का लेते थे और 1/10 लेते थे। सरदेशमुखी टैक्सेशन था जो उनके संपूर्ण नियंत्रण में आता था। अच्छा, मैंने कहा बालाजी विश्वनाथ के बाद जो दूसरा पेशवा आता है बाजीराव प्रथम, इसने मराठा साम्राज्य को एक रूप से देखा जाए तो भारत का वास्तविक संस्थापक बना देता है और पूरे भारत में इनका जो क्षेत्र होता है बीज क्षेत्र एक तरीके से पूरा फैल जाता है चारों तरफ से। और बाजीराव फर्स्ट के बाद मस्तानी जो चूंकि तुम्हारे राजा छत्रसाल जो होते हैं उस पे अटैक हुआ होता है तो राजा छत्रसाल को मदद के लिए जाते हैं बाजीराव प्रथम और राजा छत्रसाल की ही पुत्री थी वो कौन, मस्तानी। और उससे कुछ इतिहास में खैर दूसरे तरीके से थोड़ा सा इसको इंगित किया गया है कि वो एक नर्तिका से इसका अफेयर था। खैर जो भी हो, तो बालाजी विश्वनाथ और बालाजी विश्वनाथ के लड़के कौन होते हैं, बाजीराव प्रथम। जो बाजीराव प्रथम मैंने कहा अद्वितीय प्रतिभा का धनी आदमी व्यक्ति थे। और तीसरे जो पेशवा आते हैं, देखो इसमें से ले लो बालाजी, इसमें ले लो बाजीराव और यहाँ से ले लो बालाजी। तो बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव के टाइम में मराठा साम्राज्य अपने पीक पर पहुंच जाता है। मराठा साम्राज्य की सीमाएं चारों तरफ सूर्य की रोशनी की समान प्रपुष्ठित होने लगती हैं। लेकिन इसी बीच में बालाजी बाजीराव क्या करता है कि अहमद शाह अब्दाली के लड़के और उनके प्रतिष्ठापित लोगों को भारत से मार के भगा देता है, जिससे अहमद शाह अब्दाली तुम्हारा 1761 में आक्रमण करता है, जिसको बोलते हैं पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय, तो पानीपत का प्रथम तो सबको पता होगा बाबर और किसमें हुआ था, इब्राहिम लोदी में द्वितीय, हेमू और अकबर में और तृतीय ये होता है अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच में, बालाजी बाजीराव। और इस युद्ध में जो इनको बिल्कुल भी अपेक्षा नहीं होती है और बालाजी बाजीराव पराजित हो जाते हैं और इस बात को लेकर इनको इतना आघात लगता है, इतना आघात लगता है कि इनके प्राण ही चले जाते हैं। क्योंकि मराठा बहुत वर्चस्व में था उस समय और बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। और क्यों हारे इस पे ये बात की बातें हैं, मैं क्योंकि ये समय मोनोपॉली आ गई थी और उन्होंने राजपुताना को भी डिफीट किया था, सारे लोगों को डिफीट किया था और इन्होंने किसी के साथ उस तरीके का व्यवहार नहीं किया। तो जब अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण होता है तो इनका साथ देने के लिए कोई नहीं खड़ा होता। पूरे भारत में सारे लोग क्या होते हैं, इनके खिलाफ ही रहते हैं, तो अकेले इनको लड़ना पड़ता है। और अहमद शाह अब्दाली के साथ कई लोग सपोर्ट भी करते हैं, जिससे अहमद शाह अब्दाली विजित हो जाता है। बालाजी बाजीराव के मरने के बाद लगता है कि मराठा साम्राज्य पूरी तरीके से खत्म हो गया, लेकिन इसके बाद एक पेशवा आता है माधवराव। ये जो हानि हुई थी पानीपत की तृतीय युद्ध में उसको पुनर्स्थापित करने के लिए तहे दिल से काम करता है और उसमें सफलता हासिल करता है। ये तुम्हारे मैसूर के शासक को हराता है, ये टीपू सुल्तान को हराता है, ये निजाम को हराता है और फिर से पेशवाओं की शक्ति को पूरे भारत में एक बुलंदी तक पहुंचाने के लिए जो काम करता है वो माधवराव करता है। लेकिन माधवराव की जिंदगी बहुत कम दिन की होती है और ये क्षय रोग से पीड़ित होते हैं, जिनको अब आज मासे में ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। वो उस बीमारी से पीड़ित होकर ये मर जाते हैं। और इसके बाद एक दो पेशवा आते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखते और लास्ट में एक आता है तुम्हारा बाजीराव सेकंड। और ये बाजीराव प्रथम का जस्ट अपोजिट था, बाजीराव सेकंड जो अंग्रेजों से मिल जाता है
और उनकी हुकूमत को कबूल कर लेता है। तो बेटा ये इतनी बातें थी, थोड़ा सा मोटा मोटा मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि क्या क्या सारी बातें हुई। तो अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, मैं कुछ कैसे कैसे बना, कैसे शिवाजी आए, शिवाजी के फिर लड़के आए और उसके बाद कैसे पेशवा लोग आए, कौन पेशवा थे, थोड़ी सी मैं तुम लोगों को इंटरेस्टिंग बातें बताने की कहानी के मूड में आया था। मैं इस तरीके से नहीं अभी पढ़ा रहा था कि कौन कौन से फैक्ट कैसे कैसे क्या करने हैं, लेकिन ये कहानी है, ये स्टोरी बेसिस है, इसी के अंदर से सारे क्वेश्चंस बनेंगे। हाँ, उस पर भी हम लोग एक अलग तरीके से वीडियो लाएंगे। तब तक के लिए सब बने रहें। जय हिंद, जय भारत।